नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 8 साइंस का हमारा चैप्टर 3 है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक पढ़ेंगे। तो संश्लेषित रेशे और प्राकृतिक रेशे, रेशों को दो भागों में बांटा गया है। ऐसे रेशे जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, यानी कि जीव जंतुओं से या पेड़ पौधों से, उन रेशों को हम प्राकृतिक रेशों की श्रेणी में रखते हैं। अब दोस्तों, जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं जैसे कपास है, जूट है, नारियल है, तो ये किसकी श्रेणी में आएगा? ये सब पादप रेशे हैं। जबकि जंतु रेशे, रेशम का कीट से हमें रेशम प्राप्त होती है और ऊन हमें भेड़ से प्राप्त होती है, जो कि जंतु रेशे हैं। तो जो जंतु रेशे हो या पादप रेशे हो, सभी को प्राकृतिक रेशे कहा जाता है। तो प्राकृतिक रेशे जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, यानी कि जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं या पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं संश्लेषित रेशे। तो संश्लेषित रेशे किसे कहते हैं? ऐसे रेशे जो मानव द्वारा तैयार किए जाते हैं, यानी कि ये मैन मेड होते हैं या मानव निर्मित होते हैं, या इन्हें संश्लेषित रेशे भी कहते हैं। तो देखिए, रेयोन है, नायलॉन है, पॉलीथीन है, पॉलीएस्टर है, डेक्रोन है, एक्रिलिक है, ये सब क्या है? ये सब मानव द्वारा तैयार किए गए रेशे हैं, यानी कि इनमें प्राकृतिक चीज के इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इन रेशों को संश्लेषित रेशे कहते हैं या मानव निर्मित रेशे कहते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले रेयोन की। तो रेयोन जो है वो एक प्रकार का रेशम की तरह दिखने वाला एक प्रकार का रेशा है। तो रेयोन एक प्रकार का क्या है? आर्टिफिशियल सिल्क कह सकते हैं या मानव निर्मित या संश्लेषित रेशम कह सकते हैं। दोस्तों, जो रेयोन जो है पहली बार मानव द्वारा तैयार किया गया रेशा था और ये पूरी तरह से संश्लेषित नहीं था। ये भी आपको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि इसमें हमने लकड़ी की लुगदी का इस्तेमाल किया था, उस पर केमिकल ट्रीटमेंट किया था, रासायनिक उपचार किया था, जिससे रेयोन प्राप्त हुआ था। तो ये पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर्स नहीं है, पूरी तरह से संश्लेषित नहीं है, लेकिन संश्लेषित रेशा जरूर है। अब बात करते हैं नायलॉन की। तो दोस्तों, जो नायलॉन जो है उसको कोल यानी कि कोलतार से उसके ऊपर केमिकल ट्रीटमेंट करके तैयार किया था। तो नायलॉन ऐसा रेशा है जो पहली बार मानव द्वारा तैयार किया गया पूरी तरह से संश्लेषित रेशा था, नायलॉन। इसके बाद पॉलीथीन, आप सब इससे जानते हैं, जो ये भी एथिन यानी कि एथिलीन का बहुलक होता है पॉलीथीन। पॉलीएस्टर के कपड़े हम लेने जाते हैं। इसके साथ साथ डेक्रोन है, एक्रिलिक है, कई बार अपन टेरिकोट का आपने नाम सुना होगा, यानी कि टेरिलीन और कॉटन, इससे बन जाता है टेरिकोट, यानी कि एक प्रकार का मिक्स है। इसमें कॉटन भी यूज किया, यानी कपास भी यूज किया, प्लस टेरिलीन भी हमने यूज किया, यानी कि इसमें प्राकृतिक और संश्लेषित दोनों प्रकार का मिक्स है। अब बात करते हैं बहुलक, यानी कि छोटी छोटी इकाइयाँ। जब छोटी छोटी इस तरह की इकाइयाँ आपस में जब जुड़ती हैं तो एक लंबी श्रृंखला बना लेती हैं। तो लंबी श्रृंखला क्या कहलाती है? बहुलक कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुलक। और जो संश्लेषित रेशे हैं वो एक प्रकार के क्या होते हैं? बहुलक होते हैं। क्या होते हैं? बहुलक होते हैं। जैसे एथीन की बात करें, पॉलीएथीन की बात करें, तो छोटी छोटी इकाइयाँ एथीन की जब आपस में मिलती हैं तो पॉलीएथीन बना लेती है। इसी तरह से पॉलीएस्टर, छोटी छोटी एस्टर की इकाइयाँ आपस में जुड़ती है तो पॉलीएस्टर का निर्माण करती है। अब बात करते हैं प्लास्टिक। तो प्लास्टिक भी एक प्रकार का क्या है? बहुलक है। क्या है? बहुलक। प्लास्टिक का उपयोग आज हम दैनिक जीवन में बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए क्या है? नुकसानकारी है। तो प्लास्टिक के फेवर में भी है हमारे प्रश्न और प्लास्टिक का नुकसान के फेवर में भी है। तो प्लास्टिक के अगर हम फेवर की बात करें तो प्लास्टिक आसानी से लाया जा सकता है, सस्ता होता है, यानी कि इसमें जंग भी नहीं लगती है और सस्ता मिल जाता है, और हल्का भी होता है और मजबूत भी होता है। तो ये प्लास्टिक के फेवर की बात है। अगर हम बात करें कि प्लास्टिक का हमारे पर्यावरण को क्या नुकसान है, तो ये जो प्लास्टिक है कई दिनों तक खराब नहीं होता है, यानी कि जब इसको जलाएंगे तो धुआं भी उत्पन्न करेगा, पर्यावरण का नुकसान करेगा। तो ये इसके कुछ नुकसान भी हैं। प्लास्टिक को दो भागों में बांटा गया है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक यानी कि ताप सुनम्य प्लास्टिक, ताप सुनम्य प्लास्टिक, और यह है ताप दृढ़ प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं?
ऐसे प्लास्टिक जिन्हें गर्म करने पर आसानी से मोड़ा जा सकता है, यानी कि ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से नरम हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, ऐसे प्लास्टिक क्या कहलाते हैं? थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। जैसे पॉलीथीन है, पीवीसी है, यानी कि पॉलीवाइनिल क्लोराइड है, कांस्ता के पाइप आपने देखे होंगे। तो ये सब क्या है? ये सब हैं किसके उदाहरण हैं? ताप सुनम्य प्लास्टिक यानी कि थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं अपन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो ऐसे प्लास्टिक जिनको एक बार अगर सेट कर दिया जाए तो ये वापस से अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे जो विद्युत के जो स्विच बोर्ड हैं, जो टीवी के जो केबिन हैं, वो सब ताप दृढ़ प्लास्टिक के उदाहरण हैं। जैसे इसका उदाहरण है बेकेलाइट है, मेलामाइन है, बेकेलाइट, मेलामाइन, ये किस प्रकार के प्लास्टिक हैं? ये ताप दृढ़ प्लास्टिक के उदाहरण हैं। आपने देखा होगा पॉलीथीन की थैली को हम जब गर्म करते हैं तो आराम से नरम हो जाती है, तो इसलिए इसको थर्मोप्लास्टिक की श्रेणी में रखा गया है। जबकि आपने देखा होगा हमारे स्विच बोर्ड के जो बेकेलाइट का बना होता है, मेलामाइन जिसका इस्तेमाल हम किचन्स के अंदर जो कपड़े बनाने में करते हैं, अग्निरोधक कपड़े बनाने में करते हैं। अब बात करते हैं जैव निम्नीकृत पदार्थ और अजैव निम्नीकृत पदार्थ। जैव निम्नीकृत पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो जीवाणु की प्रक्रिया द्वारा आसानी से नष्ट हो जाते हैं, यानी कि वो खत्म हो जाते हैं जीवाणु के प्रभाव से, या जीवाणु की क्रिया द्वारा वो निम्नीकृत हो जाते हैं, सड़ गल जाते हैं, उन्हें जैव निम्नीकृत पदार्थ कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कपास जो है सड़ जाता है, आपका कागज जो है वो सड़ गल जाता है, ये इस तरह की लकड़ी है, आपने देखा होगा लकड़ी भी सड़ गल जाती है। छिलके जो है हमारे फलों के छिलके, फल और सब्जी के, वो भी आसानी से सड़ गल जाते हैं। तो ये किसके अंदर आए हैं? जैव निम्नीकृत पदार्थ। अब ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो अजैव निम्नीकृत होते हैं, यानी कि जीवाणु की प्रक्रिया द्वारा ये आसानी से सड़ते गलते नहीं है या निम्नीकृत पदार्थों में नहीं टूटते हैं। इसके अंदर कौन आएगा? यानी कि प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक आपको देखा होगा धातु के टुकड़े हैं, कई दिनों तक खराब नहीं होते हैं। पॉलीथीन है, ये भी कई दिनों तक खराब नहीं होती है। तो इस तरह के प्लास्टिक जिन्हें या इस तरह के पदार्थ जो जीवाणु की प्रक्रिया द्वारा, विषाणु की प्रक्रिया द्वारा, कवकों की प्रक्रिया द्वारा या वातावरण के द्वारा लंबे समय तक टिके रहते हैं, इनका प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ता है, इस तरह के प्लास्टिक क्या कहलाते हैं? इस तरह के पदार्थ क्या कहलाते हैं? अजैव निम्नीकृत पदार्थ कहलाते हैं। अब हम थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में एक बार और अंतर क्लियर कर देते हैं। देखिए थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या अंतर है। तो ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर नरम हो जाते हैं, इन्हें पुनः प्रारंभिक स्थिति में लाया जा सकता है। ऐसे प्लास्टिक क्या कहलाते हैं? थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। और उदाहरण आपको इसके मैंने बताए कौन कौन इसके उदाहरण हैं। पॉलीथीन है, पीवीसी यानी कि पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पीवीसी का पूरा नाम क्या है? पॉलीवाइनिल और क्लोराइड। तो ये पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पीवीसी, ये किसके उदाहरण है? थर्मोप्लास्टिक के।
थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? तो ऐसे प्लास्टिक जिन्हें गर्म करने पर ये नर्म नहीं होते हैं और इन्हें मोड़ा नहीं जा सकता। यानी कि एक बार इनको अगर बना दिया तो वापस से इनको डिफॉर्म नहीं कर सकते हैं। यानी कि प्रारंभिक अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे नहीं कर सकते हैं इन प्लास्टिक की। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए बेकेलाइट है, मेलामाइन है। इनका अगर इनको किसी ढांचे में बना दिया या ढांचे में बदल दिया तो उस ढांचे को डिफॉर्म नहीं कर सकते, यानी कि वापस से इनको नए आकृति नहीं दे सकते। तो ऐसे प्लास्टिक क्या कहलाते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यानी कि ताप दृढ़ प्लास्टिक भी कहते हैं इनको, ताप दृढ़ प्लास्टिक। और ये है ताप सुनम्य, ये ताप सुनम्य प्लास्टिक होते हैं, यानी कि गर्म करने पर ये नरम हो जाते हैं, मृदु हो जाते हैं और नई आकृति में बदला जा सकता है। अब दोस्तों एक आता है 5R सिद्धांत। क्या है 5R? क्या है? जो पर्यावरण हितैषी है। कई बार क्वेश्चन आता है कि 5R क्या है, आपके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 5R का मतलब आप समझना क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आता है रिड्यूस, यानी कि कम उपयोग करना। दूसरा आता है रीयूज, यानी कि दोबारा उपयोग करना। रिफ्यूज, मना करना। रिकवर, यानी कि वापस से रिकवर कर देना। रिड्यूस, रीयूज, रिफ्यूज, रिकवर और रिसाइकल। एक और क्या आ जाता है? रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब इन 5R सिद्धांत का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं? पर्यावरण हितैषी बन सकते हैं। तो रिड्यूस का मतलब कम उपयोग करना, कम करके प्लास्टिक का। रीयूज यानी कि दोबारा उपयोग करके। रिफ्यूज यानी कि मना करके। रिकवर का मतलब पुनः बनाकर। और रिसाइकल यानी कि पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण का मतलब जब हम प्लास्टिक को कबाड़े वाले को दे देते हैं तो वापस से नई चीज बनके आ जाती है, रिसाइकल हो जाता है। तो ये इनका दोबारा उपयोग कैसे? जैसे कोई प्लास्टिक का सामान है तो उसको दूसरे पर्पज से हम यूज कर लो। जैसे बाल्टी है तो उसको गमले के लिए यूज कर लो, या कचरे की उस पात्र के लिए यूज कर लो। कम रिड्यूस का मतलब जैसे कि हम थैला ले जाएं, हमारा जूट का, कॉटन का सब्जी लेने जाएं तो कम उपयोग, कम करके तो प्लास्टिक का यूज़ अपने आप कम हो जाएगा। मना करके अगर हम मान ले जाएं ज़्यादा प्लास्टिक यूज कर रहे हैं या सब्जी लेने जा रहे हैं तो हम हमारा अगर थैला ले जाएंगे तो प्लास्टिक की थैलियों के लिए हम मना कर सकते हैं। पुनः बनाकर यानी कि रिकवर कर सकते हैं उसको। और पुनर्चक्रण का मतलब रिसाइकलिंग करके वापस से हम प्राप्त कर सकते हैं नई चीज़ डिफॉर्म होके। तो इस तरह से 5R सिद्धांत हमारे पर्यावरण के लिए, पर्यावरण बचाव के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों आई होप आपको कुछ नॉलेज मिला होगा इस वीडियो से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने देखा, धन्यवाद।